पीछे आवाज ठीक है? आ रही है ठीक से? क्लियर है साउंड? थैंक यू। तो विचार किया जाए जिन मुद्दों पर बात हुई है उस पर। अब थोड़ी चर्चा हम संबंध के संदर्भ में जो कल शुरू किए थे उसको आगे करना चाह रहे हैं। तो संबंध वाले मुद्दे पर कल चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी, आज करेंगे और कल सुबह पहले सेशन या दूसरे सेशन तक उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा कर लें। तो कल लंच के पहले हम संबंध वाली चर्चा को पूरा कर लेंगे, फिर लंच के बाद समाज वाली चर्चाओं को शुरू करेंगे, समाज की, प्रकृति की। तो कल लंच के पहले तक में ये देखेंगे कि संबंध वाली समस्याएं हल होती हैं कि नहीं होती हैं, और होती हैं तो कैसे कर सकते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा को इस जगह से शुरू किया था कि संबंध को देखने जाएंगे तो वस्तुतः है ही, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही हैं, हमारा जुड़ाव एक दूसरे के साथ है ही। छोटी से छोटी वस्तु भी जो आज के दिन हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके उत्पादन से लेके हम तक पहुंचने में करोड़ों लोगों का योगदान है। जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं, उनके साथ भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमको वो खराब लगता है। ऐसा लगता है कि ये ना हो तो अच्छा है। तो कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आतंकवाद की घटना हो जाए, कहीं लोग मर जाएं, दुर्घटना घट जाए, हमको लगता है ना हो तो अच्छा हो। ये भी इस बात को बताता है कि मूलतः हमारा जुड़ाव तो एक दूसरे के साथ है ही, जुड़े हुए तो हम है ही। इस जुड़ाव को कम से कम हम अपने परिवार में, नजदीकी मित्रों में, काम करने की जगह पर तो देख सके। वो जुड़ाव हमारा एक दूसरे के साथ हमको दिख सके कि ये संबंध तो है ही, उसकी पहचान हो सके। दूसरी बात ये की थी कि संबंध में जो एक्सपेक्टेशन है हमारा एक दूसरे के साथ, वो मुख्य रूप से भावों का है। भाव अगर संबंध में एक दूसरे से मिलते हैं तो हम संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। ये भाव अगर नहीं मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो हमको परेशानी होती है, पीड़ा होती है। ये भाव को देखने जाएंगे तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य, ममता, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, इस रूप में 9 भावों के रूप में दिखता है। आप अपने लिए अब रुक करके आराम से इस बात को देख सकते हैं कि अभी जो हमको लगता है कि संबंध में अनंत अपेक्षाएं हैं, कहाँ कहाँ पूरा करेंगे, क्या क्या करेंगे, और पता नहीं चलता है कि क्या करें। लौट के ये देखिए कि इन्हीं में से किसी भाव की कमी होती है जो संबंध में शिकायत का कारण बनती है। विश्वास के बदले अविश्वास हो जाए, शंका हो जाए, सम्मान के बदले अपमान हो जाए, स्नेह के बदले विरोध हो जाए, वात्सल्य के बदले मिसगाइड करने का काम हो जाए, ममता के बदले दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का, शोषण करने का भाव हो, कृतज्ञता के बदले कृतज्ञता हो, गौरव और श्रद्धा के बदले ईर्ष्या हो, प्रेम के बदले घृणा हो, तो ये दिखता है कि वो हमारी शिकायत का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बनता है। लास्ट बात ये भी लिखा हुआ है कि ये देखिए कि ये भाव जब हमारे में होते हैं तब हम आराम में होते हैं, या जब अपने अंदर अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, नफरत ये होता है तब आराम में होते हैं। उत्तर बहुत साफ है। इसी तरह से ये भी दिखता है कि जब कभी हम अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा से आपके साथ जीते हैं तो आपकी भी परेशानी का कारण बनता है। सम्मान, स्नेह, मैत्री, इससे जब हम जीते हैं तो आपके भी आराम का कारण बनता है। तो लास्ट बात इसमें समराइज करते समय हम लोगों ने ये किया था कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, इन भावों से जो जीने का हम प्रयास कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि दूसरे के ऊपर उपकार है, इसलिए कि मेरे अपने सुखी होने की जरूरत है। विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव मेरे अपने सुखी होने के लिए हमको चाहिए। एक क्षण के लिए भी मेरे अंदर किसी के लिए अपमान आ जाए, एक क्षण के लिए भी मेरे में किसी के लिए विरोध आ जाए, एक क्षण के लिए भी किसी के लिए मेरे में घृणा आ जाए, एक क्षण के लिए भी मेरे में किसी के लिए शंका आ जाए,
मुझे ही सबसे पहले बेचैन करता है, मुझे ही सबसे पहले परेशान करता है, मेरी ही पीड़ा का कारण सबसे पहले बनता है, मुझे ही सबसे पहले असहज करता है। दूसरे को तो उसका पता तब चलता है जब हम जा करके उसको कुछ बोल दें, कुछ कर दें, कुछ कह दें, लेकिन मेरी अपनी असहजता, मेरी अपनी पीड़ा तो उसी क्षण से शुरू हो जाती है जिस क्षण से मेरे अंदर अपमान आता है, विरोध आता है, क्रोध आता है, घृणा आती है, अविश्वास आता है। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम के साथ जीने की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दूसरे के ऊपर उपकार कर देंगे, इसलिए कर रहे हैं कि मुझे अपने सुखी होने के लिए ये जरूरी दिखता है। एक बार अपने सुखी होने के लिए जरूरी दिखने लगे ना, तो हम ये सब सवाल पूछना छोड़ देते हैं कि दूसरे नहीं जी रहे हैं तो क्या करें। हम नाश्ता नहीं करते सुबह, आपको भूख लगती है तो आप करते हैं कि नहीं? ढूंढने आए किसी दिन कि नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो तो, और पूछेंगे भी तो भी मैं अपना कारण बता दूंगा। आपको भूख लगेगी तो आप तो नाश्ता करेंगे, आपको प्यास लगी है तो आप तो पानी पिएंगे ना, हमको नहीं लगी है तो नहीं पीते, आपको लगती है तो आप पीते। अपनी जरूरत के रूप में जब चीजें दिखाई देने लगती है ना, तो दूसरे का मुंह देखना अपने आप बंद हो जाता है। फिर हम दूसरे का मुंह देखते भी हैं तो सहयोग करने के लिए। जब तक हमको ये दिखता नहीं है कि ये मेरी जरूरत है, तब तक बहुत हिसाब लगाते हैं। नहीं तो भूख लगती है तो हम खाना खाते, प्यास लगती है तो हम पानी पीते। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव से जीना मेरे अपने सुखी होने की जरूरत है, ये जब हमको दिखना शुरू होता है ना, तो इन भावों के साथ जीने के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। हो सकता है कि नहीं, वो देखेंगे अभी हम धीरे धीरे, बट प्रयास हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दूसरे के ऊपर उपकार कर देंगे। ये सवाल हम नहीं पूछते हैं कब तक खाना खाते रहे, जब तक भूख है खाना खाते हैं, कब तक पानी पिए, जब तक प्यास है पानी पीते हैं, फिर से दोबारा प्यास लगती है दोबारा पीते हैं, तिबारा प्यास लगती है तिबारा पीते हैं। तो अपने में ये दिखता है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह के भाव को हर क्षण बनाए रखना मेरी जरूरत है। खाना तो दिन में 3 बार से चल जाता है, पानी तो दिन में 5 बार से चल जाता है, लेकिन विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव हर क्षण की जरूरत है। ये बात जब हमको दिखती है तो हर क्षण अपने में इसको बनाए रखने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमको दिखता है कि एक क्षण के लिए भी ये टूटेगा तो मेरा ही हाथ आग में जलने वाला है, मुझे ही परेशानी और पीड़ा सबसे पहले होने वाली है। तो इन भावों को समझ करके अपने में इंश्योर करने का काम हमारे अपने सुखी होने के लिए जरूरी है, दूसरे के ऊपर उपकार नहीं है। दूसरे को भी जो ये अच्छा लगता है ये उसका बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है। जैसे लोहे की टंकी बनाने में स्क्रैप निकलता है, वो साइड प्रोडक्ट है, स्क्रैप के लिए हम काम नहीं कर रहे होते। तो ये दिखना जरूरी है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव से जीना मेरे अपने सुखी होने की जरूरत है। मेरे अपने तृप्ति पूर्वक जीने का डिजाइन यही है। तो इन भावों को समझ के इंश्योर करने का काम हम अपनी तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरे पर उपकार करने के लिए। ये मेरे अपने तृप्ति के लिए जरूरी है। ये बात समझ में आई? इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, हम एक बार उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जी, अभी आएंगे इस पर कि सामने वाले के कारण हमारे में घाव न बने, वो भी हम कर सकें, और सामने वाला ठीक हो सके उसके लिए भी काम कर सकें। तो अभी तो हम एक एक करके इन भावों को समझने पर काम शुरू किए। पूरे 9 भाव को समझेंगे और देखेंगे कि ये 9 भाव हमेशा अपने में बने रह सकते कि नहीं रह सकते, तो उससे वो पता चलेगा। तो सामने वाला हर समय गलती करता रहे और हम कुछ ना कहें, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं।
मैं कह रहा हूं सामने वाला अगर गलती कर रहा है तो उसके ठीक होने में सहयोग करने का काम भी हम जरूर कर सकें, लेकिन ये दूसरे के ठीक होने में सहयोग करने का काम हम कब कर सकते हैं? जब हम खुद संतुलित हैं या जब हम असंतुलित हो जाएं। हम दूसरे फिसलते हुए गिरते हुए को सहारा देने का काम कब कर सकते हैं? जब हम खुद संभले हुए संतुलित हैं या जब हम ही गिर रहे हैं और फिसल रहे हैं। ये बात समझ में आती कि दूसरे गिरते हुए को सहारा देने का काम हम कब कर सकते हैं? जब हम संतुलित होकर खड़े हैं या हम ही फिसल के गिर रहे हैं? ये पकड़ना जरूरी है कि दूसरे को सहयोग करने का काम तो तभी हो सकता है जब अपना संतुलन ठीक हो। हमारा ही संतुलन बिगड़ जाता है ना, सहयोग के नाम पर हम गुस्सा उतारते हैं दूसरे के ऊपर, नाम उसको सहयोग दे ले, नाम उसको दूसरे को समझाना दे ले, नाम उसको दूसरे को अच्छा करना कह ले, बट अगर गुस्सा आ गया है हमारे अंदर तो गुस्सा उतारते हैं। और गुस्से से जितना भी हम किसी को कुछ कहने जाते हैं, अगला उतना ज्यादा घायल होता जाता है हमसे। जितना गुस्से में, जितना नाराजगी में, जितना अपमानजनक ढंग से हम आपको कुछ कहते हैं, आप हमारी बात बाद में सुनते हैं, तरीके से घायल पहले हो जाते हैं। तो अगर हमारा तरीका ठीक नहीं है तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। फिर जितना मेहनत करके हम अपमानजनक ढंग से बोलेंगे, अगला उतना दूर जाएगा, अगले को उतना घाव बढ़ेगा, अगले की चोट उतनी अधिक होगी। ये पहचानना जरूरी है। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। कोर बात मैं एकदम सिंपल कह रहा हूं कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव से जीना मेरे अपने सुखी होने के लिए जरूरी है। इसलिए हर परिस्थिति में मेरा भाव ठीक बना रहे, इसके लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो अपने सुखी होने के लिए कर रहा हूं, ना कि आपके ऊपर उपकार कर दे रहा हूं। तो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में मेरा भाव विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम का बना रहे, ये मेरी तृप्ति के लिए जरूरी है, मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए जरूरी है। इसलिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं। आपको भी ये अच्छा लगता है, ये बाय प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट, ये अतिरिक्त है। मूल मुद्दा ये है कि हम अपनी तृप्ति के लिए ही इन भावों को अपने में सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये सारे भाव मेरे अपने सुखी होने की जरूरत है। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। किन्हीं को लगता हो कि अपमान, क्रोध, विरोध में ही उनको आराम महसूस होता है, उसी में बने रहना चाहते हैं, तो आराम से बता सकते हैं, बात कर लेंगे। और अपने लिए बात करना है भी, पड़ोसी के लिए नहीं। पड़ोसी का बात कल करेंगे। आते ना, सब पर आएंगे एक एक करके, सभी 9 पर बात करेंगे। अभी तो विश्वास को शुरू किए, आज इस सेशन में विश्वास को दोबारा याद दिला के सम्मान पे भी थोड़ा कर दूंगा, अगले सेशन में बाकी पे कर दूंगा। बढ़िया विचार किया जाए। मैं सीधा विश्वास पर आ जाता हूं। कल ये बात हम लोगों ने की थी, एक एक भाव को समझने का काम करते हैं। विश्वास के संदर्भ में ये बात कही थी कि विश्वास का मूल मतलब है एक दूसरे से आश्वस्त होना। किस बात की आश्वस्ति? तो जैसा मैं सुखी समृद्ध होना चाहता हूं, तो दूसरा भी मेरे सुख समृद्धि में सहयोगी है, दूसरा भी हमको सुखी समृद्ध करना चाहता है। ये बात जब हमको दिखती है तो दूसरे के ऊपर विश्वास होता है। जब भी हमको ये लगता है कि दूसरा हमको सुखी करने के बदले दुखी करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, समृद्ध करने के बदले अभावग्रस्त कर देना चाहता है, दरिद्र बना देना चाहता है, ठीक है, हमसे कुछ छीन लेना चाहता है,
हमको उसके ऊपर अविश्वास होता है, शंका होती है। तो विश्वास हमको तब हो पाता है जब दूसरा मेरी सुख समृद्धि में सहयोगी है, ये बात हमको दिखती है। और चूंकि कल ये सारी चर्चा मैं कर चुका हूं, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं कर रहा हूं, ये मानते हुए कि आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। कोई प्रश्न होगा तो बात कर लेंगे। कल हम लोगों ने डिटेल में ये 8 प्रश्न को पूछने का काम किया था विश्वास के संदर्भ में। 4 प्रश्न जो ऊपर के थे वो मूल चाहना के बारे में है, 4 प्रश्न जो नीचे के हैं वो करने के बारे में है। मूल चाहना के बारे में 4 प्रश्न है, करने के बारे में 4 प्रश्न है। लेफ्ट हैंड के 4 प्रश्न अपने बारे में थे, राइट हैंड के 4 प्रश्न उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में हैं जिसके लिए हम विश्वास को देखने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये बात देखा था कि जब हम अपने को देखते हैं तो मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, दूसरे को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूं। इस आधार पर मैं एक अच्छा आदमी हूं, ये निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं। करने की जगह पर यहां कमियां होती भी हैं, तब भी हम ये बात देख पाते हैं कि करने में कमी होने के बावजूद भी मैं करना तो नहीं चाहता हूं वैसा। इसी का उदाहरण दिया था कि अपने हाथ से जब कांच का गिलास गिरता है तो हम कहते हैं गिर गया, टूट गया। हमको जब गुस्सा आ जाता है तो हम कहते हैं गुस्सा आ जाता है, तुम दिला देते हो, परिस्थितियों के कारण बाध्य होके हमको करना पड़ता है। ये करना पड़ता है ही ये बात कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता हूं, मजबूरन करना पड़ रहा है। तो अपने लिए देखेंगे ना, तो यहां गिलास टूटने के बावजूद भी, यहां गुस्सा करने के बावजूद भी, यहां अपमान करने के बावजूद भी हमको अपनी मूल चाहना के ऊपर शंका नहीं होता है। मूल चाहना में तो हम यही देख पाते हैं कि मैं सुखी समृद्ध होना चाहता हूं, दूसरे को भी करना चाहता हूं, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव से ही जीना चाहता हूं। जब हम दूसरे को देखते हैं ना और उसके हाथ से कांच का ग्लास गिर के टूटता है तो हम कहते हैं गिरा दिया, तोड़ दिया। तो हमसे जो गलती होती है वो गलती से होती है, दूसरा जो गलती करता है वो जानबूझ के करता है। तो ग्लास टूटने की घटना दोनों जगह एक हो रही है। अपने हाथ से टूटता है तब भी हम ये देख पाते हैं कि मैं तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब दूसरे के हाथ से वो टूटता है तब हम वो बात नहीं देख पाते हैं और हम दूसरे की चाहना के ऊपर डाउट करने लगते हैं कि ये तो तोड़ना ही चाहता है। जब हमको गुस्सा आ रहा होता है तब हम ये बात तो देख लेते हैं कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूं, इस परिस्थिति में हमको उपाय नहीं दिख रहा है इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं। दूसरा जब यहाँ गुस्सा कर रहा होता है ना, तब ये बात हम नहीं देख पाते हैं कि मूल में वो भी गुस्सा नहीं करना चाहता है, परिस्थिति के तहत वो भी बाध्य होकर के कर रहा है। जैसे हम अपनी चाहना और योग्यता को अलग अलग करके देखते हैं, वैसे ही अगर दूसरे की चाहना और योग्यता को अलग अलग करके देखेंगे तो चाहने पर भरोसा हमेशा बना रहेगा, योग्यता में कमी फिर भी रहेगी। तो योग्यता का आकलन करेंगे, जितना होगा उतना ही मानेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मान लेंगे। तो गुस्सा आता है तो आता है, यही दिखाई देगा, ये तो नहीं दिखाई देगा कि नहीं आता है। तो आंख मूंद लेने नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये जो गुस्सा आता हुआ व्यक्ति दिख रहा है ना, उसको थोड़ा और आंख खोल के देखने की जरूरत है कि मूल में वो गुस्सा करता हुआ व्यक्ति भी गुस्सा नहीं करना चाहता है। मूल में वो दुखी और परेशान करता हुआ व्यक्ति भी हमको दुखी और परेशान नहीं करना चाहता है। मूल चाहना की जगह पर जैसे हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, दूसरे को भी सुखी करना चाहते हैं, यद्यपि गलतियां 4 हमसे भी होती रहती हैं, वही बात दूसरे के लिए भी देख पाने की जरूरत है कि 4 गलतियां दूसरे से होने के बावजूद भी मूल में तो वो भी सुखी होना ही चाहता है, सुखी करना ही चाहता है। उसको अपने सुखी होने का उपाय नहीं मिलता है तो दूसरे को सुखी करने के लिए कुछ सोच ही नहीं पाता है। खुद में ही दुखी, परेशान और पीड़ित हो जाता है
तो दूसरे को भी दुख परेशानी पीड़ा पहुंचाने के लिए कुछ करने लगता है, बट मूल में वो ना तो खुद को दुखी करना चाहता है ना किसी और को चाहता है, ठीक मेरी तरह। मजे की बात है कि हम में से हर आदमी को अपने मूल चाहना के ऊपर शंका नहीं होता है। अपने लिए तो हम देख पाते हैं कि मैं तो सुखी होना चाहता हूं, सुखी करना चाहता हूं, इसलिए मैं अच्छा आदमी हूं। दूसरे की चाहना और योग्यता को मिला देते हैं और योग्यता में कमी को, करने में कमी को चाहना पर उठा के लेके चले जाते हैं और उसकी चाहना के ऊपर शंका करने लगते हैं। दूसरे की चाहना पर जैसे ही शंका शुरू कर देंगे ना, उसका परिणाम यह होगा कि उसके लिए गुस्सा, विरोध, खीज, घृणा, चीड़ ये सब उठनी शुरू हो जाती है। जब हमको ये दिखता रहता है कि मूलतः अगला ठीक जीना चाहता है, योग्यता में कमी के कारण नहीं जी पा रहा है, तो हम एक दूसरे की योग्यता के विकास में सहयोगी होते हैं। हमको ये दिखता है कि योग्यता में कमी मेरी भी है, योग्यता में कमी अगले की भी है, चाहना मेरी भी ठीक है, चाहना अगले की भी ठीक है। और योग्यता में अगर कमी है तो हम अपनी योग्यता को ठीक करने के लिए भी काम करते हैं। फिर जितना जितना हमारा ठीक होता जाता है उतना उतना दूसरे की योग्यता को भी ठीक होने में सहयोगी हो पाते हैं। अपनी योग्यता विकास के बिना दूसरे का योग्यता विकास तो किया नहीं जा सकता है। तो जितना जितना अपना योग्यता बढ़ता है उतना उतना दूसरे की योग्यता को ठीक करने में भी काम करते हैं। चाहने पर भरोसा बना रहता है, योग्यता में कमी दिखती है तो ये बात होती है। योग्यता में कमी दिखने के आधार पर चाहने पर भी भरोसा नहीं रहता है तो गुस्सा, विरोध, खीज, घृणा, चीड़, क्रोध ये सब आना शुरू होता है। इसी को मैंने कहा था कि पलट के ये देखना शुरू करिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए हमको कभी गुस्सा, विरोध, खीज, घृणा, चीड़ ये नहीं आती है, ताकि हम ये देख सकें कि उतने लोगों के लिए तो हमेशा उनकी मूल चाहना पर हमारा भरोसा बना रहता है। योग्यता में कमी तो रहेगी ही, योग्यता में कमी जैसे हम में भी कुछ है, अगले में भी कुछ है, किसी में कम हो सकता, किसी में ज्यादा हो सकता। तो अगर चाहने पर भरोसा बना रहता है और योग्यता में कमी दिखती है तो हम धीरे धीरे योग्यता विकास में सहयोगी हो पाते, पूरक हो पाते, कॉम्प्लीमेंट्री हो पाते। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। कल चूंकि इस पर बहुत चर्चा कर चुका हूं इसलिए मैं आज और डिटेल नहीं कर रहा हूं इसको। आगे इंटेंशन, वो विश्वास बनाए रखना चाहिए इंटेंशन। जी, तो अगर इसका निष्कर्ष देखेंगे तो इंटेंशन पर विश्वास अपने परिवार के हर संबंधी के लिए बना रहेगा, काम करने की जगह पर बना रहेगा, टीचर के लिए भी बना रहेगा, बच्चे के लिए भी बना रहेगा, प्रिंसिपल के लिए भी बना रहेगा, मैनेजमेंट के लिए भी बना रहेगा, पड़ोसी के लिए भी बना रहेगा। योग्यता में कमी जहां जहां भी दिखेगी, हम में दिखेगी तो अपने पर काम करेंगे, अगले में दिखेगी तो अगले को सहयोग करने का काम करेंगे, क्योंकि इंटेंशन पर भरोसा बना हुआ है हमारा। तो निष्कर्ष इस पूरे समझ का देखेंगे तो मूल इंटेंशन पर हमारा भरोसा बना रहता है, करने में कमी फिर भी रहेगी। और ये विश्वास हमको कैसे बना है? अपने को जांच परख करके देख के। मैं इसको दूसरी भाषा में कहता हूं, आपने अपने यहाँ एक गाय के लिए देखा होगा कि गाय घास खाती है और दूध देती है, गोबर देती है। मैंने कानपुर में देखा अपनी गाय गौरी के लिए। सिकंदरा राव की गाय के लिए भी मैं ये बता सकता हूं कि वो घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है कि नहीं। जिसको अभी तक नहीं देखा हूं, ठीक, उस दिल्ली की गाय के लिए भी बता सकता हूं कि घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है। तो मानव के रूप में अगर स्वयं का अध्ययन करके मैंने ये बात देख लिया कि मैं अपने को सुखी करना चाहता हूं, दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूं, 100 लोगों से पूछ करके भी देख लिया कि भाई आप अपने को सुखी करना चाहते हैं कि नहीं, आप दूसरे को सुखी करना चाहते हैं कि नहीं, तो अपना निरीक्षण भी, अपना ऑब्जर्वेशन भी ये बताता है कि मैं तो सुखी होना ही चाहता हूं, सुखी करना ही चाहता हूं।
आप 90-100 लोगों का जवाब भी यही बताता है कि आप भी सुखी होना ही चाहते हैं, सुखी करना ही चाहते हैं। तो उससे ये निष्कर्ष मेरा निकलता है, उससे ये समझ मेरी बनती है कि मानव मूलतः सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है। ये आपके करने को देख करके नहीं बना है, ये हमको अपने को देख करके समझ करके निष्कर्ष निकला है। इसलिए आप गुस्सा कर भी रहे हैं तो हमारा ये निष्कर्ष नहीं टूटता है। ठीक उसी तरह जैसे मैं गुस्सा कर रहा होता हूं तब भी मेरा निष्कर्ष नहीं टूटता है। मैं जब गुस्सा कर रहा होता हूं तब भी हमको ये दिखाई देता है ना कि मूल में मैं करना नहीं चाहता। मैं दूसरे को अपमानजनक, विरोधजनक कुछ जवाब जब दे रहा हूं यहाँ, तब भी हमको अपने में ये दिखता है कि मूल में मैं देना नहीं चाहता हूं, मजबूरन देना पड़ रहा है। ये जो अपने निरीक्षण से निष्कर्ष निकला है ना, ये समझ के आधार पर अब आप अपमानजनक ढंग से कुछ बोल भी रहे हैं, क्रोध करके नाराजगी में कुछ बोल भी रहे हैं, तब भी हमको ये दिखाई देता है कि मूल में तो आप सुखी करना ही चाहते हैं, समृद्ध करना ही चाहते हैं। आपको अपने सुख समृद्धि का उपाय नहीं दिख रहा है, उससे परेशान होके आप हमको भी यहाँ दुखी करने के लिए कुछ करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आंख बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी आंख पे पट्टी डाल के जो इतना ही देखने का काम कर रहे हैं और इसके आधार पर यहाँ भी शंका कर ले रहे हैं, उसको थोड़ा ठीक से देख लिया जाए कि यहाँ की कमी को भी पहचान लिया जाए, मूल में जो उसकी चाहना ठीक है उसको भी देख लिया जाए, उसको भी पहचान लिया जाए, ताकि उस मूल चाहना के ऊपर हमारा हमेशा भरोसा बना रह सकता है, आश्वस्ति बनी रह सकती है। योग्यता में कमी फिर भी होगी तो हम ये नहीं कह रहे कि योग्यता में भी आंख मूंद के मान लें। तो आपको हिंदी आती है तो हम हिंदी में बोलते हैं, आपको अंग्रेजी आएगी तो अंग्रेजी में बोलेंगे। हम अंग्रेजी में बोलना शुरू करें और आप उठ करके चले जाएं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप समझना नहीं चाहते। इसका मतलब इतना ही है कि मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं वो योग्यता का आकलन ठीक नहीं किया हूं अपना और आपका, उसको मैच करा लेंगे तो अभी चीजें ठीक हो सकती। तो मूल चाहना के ऊपर हमारा भरोसा बना रह पाता है क्योंकि ये समझ से आया है, स्वयं को ऑब्जर्व करके आया है पहले तो, फिर लोगों को पूछ के भी वही आ जाता है। ये करने को देख के नहीं आया है, इसलिए आपके करने में अपमान दिखता भी है, गुस्सा दिखता भी है, विरोध दिखता भी है, तब भी मेरी मूल चाहना पर आश्वस्ति बनी रहती है, वो नहीं टूटती है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो और तो बताइए। एक भाव को भी ठीक से पकड़ लेंगे ना, जिंदगी में बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। हाँ गई, बैटरी गई। कोई भी प्रश्न हो इतने वाले की मूल चाहना तो यही है कि मैं स्वयं को और सामने वाले को, दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। और योग्यता के बारे में ये है कि कमी मुझ में भी हो सकती है, सामने वाले में भी हो सकती है, और जब मुझ में हो सकती है तो मैं अपनी बात को ये मान लेता हूं कि मैं कर लेता
थोड़ा और प्रयास करता या जो भी अपने लिए मैं मान लेता हूँ, यही चीज दूसरे के लिए भी मानना चाहिए और उसको सहयोग करना चाहिए। बढ़िया, इतनी बात बताइए आप। बढ़िया। भैया कुछ कह रहे थे, उनको माइक दे दीजिएगा, उनसे भी सुन ले। हेलो, जैसे कल आपने इसी चीज को दोबारा बताया था एक बार, जैसे कप अगर हमारे हाथ से गिर जाता है तो हम कहते हैं कि गिर गया, और किसी दूसरे जाता है तो हम कहते हैं कि गिरा दिया। तो यही इसी में इंटेंशन का मतलब रहता है कि हम चाहते दूसरों से अपेक्षा, लेकिन क्या है कि योग्यता की कमी रहती है, लेकिन हमें अपना इंटेंशन सही रखना चाहिए दूसरे के प्रति। जी, तो जैसे हमारा इंटेंशन हमको ठीक दिखता है, हाँ, और माइक ऑफ कर लीजिएगा। जैसे हमारा अपना इंटेंशन हमको ठीक दिखता है कि मैं तो खुद सुखी समृद्ध होना ही चाहता हूँ, दूसरे को भी करना ही चाहता हूँ, वही इंटेंशन अपने परिवार के दूसरे संबंधियों के लिए भी दिख सके, दूसरे संबंधियों के लिए भी दिख सके। समुद्र का पानी कोई एक जगह से पी के जो स्वाद पता चलता है, पूरे समुद्र का पता चल जाता है। खुले में जब चावल पकाते हैं, आजकल तो कुकर आ गया है, ज्यादातर चावल के 2 दाने को देख के पता चल जाता है कि पूरा चावल पका है कि नहीं पका है। तो ऐसे ही मानव के रूप में अपना अध्ययन करके हम अगर ये देख पाए हैं कि मूल में मैं खुद सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ, दूसरे को भी सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, परिस्थिति बस, बाध्यता बस, योग्यता के अभाव में मैं नहीं कर पाता हूँ, 100 लोगों से पूछ के भी वही बात दिखाई देती है, तो हम सामान्य निष्कर्ष ये समझ पाते हैं कि मूलतः मानव सही जो है वो अपना सुख समृद्धि चाहता है, दूसरे का भी सुख समृद्धि चाहता है। तो ये बात कम से कम हमको अपने घर परिवार के लोगों के लिए दिखना शुरू हो जाए, संबंधियों के लिए दिखना शुरू हो जाए, काम करने की जगह पर जो लोग हैं, चाहे टीचर हों कि बच्चे हों कि प्रिंसिपल हों कि मैनेजमेंट हों कि स्टाफ हों कि कलीग्स हों, उनके लिए वो दिखना शुरू हो जाए, पड़ोसियों के लिए वो दिखना शुरू हो जाए, घर में जो दूसरे रिश्तेदार आते हैं उनके लिए वो दिखना शुरू हो जाए, तो जीने में बदलाव हो सकता है। क्या बदलाव होगा? बदलाव ये होगा चार्जर, चार्जर चाहिए होगा। आ गया था, आ गया था। नहीं आया। इस वाले में निकाल लो, कहीं एक जगह से हमको दे दीजिए चार्जिंग, ब्रेक में करना चाहिए था। हाँ, आ गया। और ये बात हमने की कि एक बार हमारा एक दूसरे की चाहना के ऊपर भरोसा बना रहता है, योग्यता में कमी दिखती है तो हम एक दूसरे की योग्यता के विकास में सहयोगी हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। हमको चाहना के ऊपर ही अगर शंका होने लगती है तो हम गुस्से में, विरोध में, खीज में, घृणा में, चीड़ में हम इसमें पड़ जाते हैं। जी भैया कुछ पूछ रहे थे आप? बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सम्मान पर भी बात कर देते हैं। उस पर आगे बढ़ने के पहले ये लास्ट कमेंट में कर दूं कि जो कल भी बताया था कि मूल चाहना पर आश्वस्ति होने के बावजूद भी कार्यक्रम जो हम बनाते हैं वो तो योग्यता का आकलन करके ही बनाते हैं। तो मोहल्ले के दूसरे लोग भी हमको सुखी समृद्ध करना चाहते हैं, ये चाहना पर भरोसा होने के साथ साथ अगर चोरी की घटना मोहल्ले में घट रही है तो ताला लगाने की तो जरूरत पड़ेगी। तो कार्यक्रम जो हम बनाएंगे वो तो योग्यता को देख के ही बनाएंगे, देख के ही बनाएंगे। तो अगर दिखता है कि समाज में चोरी की घटना हो रही है तो घर में ताला लगाएंगे, लेकिन वो ताला लगाते समय
हमको ये डाउट नहीं शुरू होता है कि दूसरा आदमी तो मूलतः हमको परेशान करना ही चाहता है। चूंकि योग्यता में कमी दिखती है हमको, इसलिए हम धीरे धीरे समाज में शिक्षा संस्कार के कार्यक्रम को बेहतर करने का काम कर सकते हैं कि उस मानसिकता से हर बच्चा बाहर निकल सके। बड़ों के लिए हम ना भी कर पाए, कम भी कर पाए, अगर बच्चों के लिए भी हमने ठीक से उसको कर दिया तो एक पीढ़ी में समाज ठीक हो सकता है, 2 पीढ़ी में समाज ठीक हो सकता है। और पूरे समाज की जगह से 25-50 साल कोई बड़ी चीज नहीं है। हजारों सालों की सभ्यता में 25-50 साल कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, नहीं। तो कार्यक्रम हम जितने भी बनाते हैं वो तो चाहना के साथ साथ योग्यता को देख के ही बनाते हैं, योग्यता को देख के ही बनाते हैं। जितनी योग्यता होगी उतना ही तो कार्यक्रम बनाएंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेन में गुजरे तो अपने सामान को सुरक्षित ना रखें, जरूर रखें, क्योंकि अगर चोरी की घटना दिखाई दे रही है तो रखना ही होगा, रखना ही होगा। लेकिन वो मूल चाहना के ऊपर आश्वस्ति कम से कम परिवार के लोगों के लिए, परिवार समूह के लोगों के लिए, काम करने की जगह पर पड़ोसियों के साथ वहां तो होना शुरू हो सके, ताकि योग्यता में जहां भी कमी दिखती है हम एक दूसरे के विकास में सहयोगी हो सके, ना कि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा, क्रोध, चीर, घृणा और विरोध करके समय खराब करें। तो गलतियां जैसे हमसे होती हैं वैसे अगले से भी होंगी। सम्मान पर थोड़ी बात कर देते हैं। सम्मान का मतलब देखेंगे तो सम्यक रूप से ठीक ठीक मानना, ठीक ठीक मापना, ठीक ठीक आकलन करना, ये सम्मान का मतलब दिखाई देता है। तो सम्मान का मतलब है किसी भी व्यक्ति का ठीक ठीक आकलन करना, सम्यक आकलन करना। अभी जीने में देखेंगे तो कई बार हम दूसरे का अधिमूल्यन करते हैं, अपना भी अधिमूल्यन करते हैं, या एक दूसरे का अवमूल्यन करते हैं, या एक दूसरे का अमूल्यन करते हैं। अधिमूल्यन का मतलब है अधिक आकलन करना, अवमूल्यन का मतलब है कम आकलन करना, अमूल्यन का अर्थ है अन्यथा आकलन करना। उदाहरण के लिए अगर हम बच्चे से खुश होते हैं ना, तो हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, हमेशा अच्छा जीता है, सब ठीक करता है। उसी बच्चे से दोपहर को नाराज हो जाए ना, कहते हैं नालायक किसी काम का नहीं। सुबह का दोपहर होते होते वो अच्छा राजा बच्चा जो है वो नालायक में बदल जाता है। तो अधिक आकलन करने का काम हम जब कभी भी करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए दूसरा जब आपको अधिक आकलन करने का काम करता है ना, तो 2 कठिनाई होती है। सबसे पहले तो ये डाउट शुरू होता है कि कौन सा काम इसको निकलवाना है हमसे, जिसके लिए इतना बटरिंग कर रहा है, ये जो इतना मक्खन लगाने का काम कर रहा है, बटरिंग का काम कर रहा है, तो कौन सा काम निकलवाना है इसको, पहली ये बात शुरू हो जाती है। अगर अधिमूल्यन कोई हमारा करता है तो पहली प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि वो कौन सा काम निकलवाना चाह रहा, वहां हमारा डाउट होता है। दूसरा, उस अधिमूल्यन को सुन करके हमारे अंदर अहंकार आता है, अपने को विशेष मानने की, दूसरे से अलग थलग और ऊपर मानने की अहंकार की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। ये दूसरी कठिनाई होती है। दूसरी कठिनाई होती है कि अधिक आकलन में पहली कठिनाई तो ये होती है कि हमको दूसरे पर डाउट शुरू होता है कि ये क्यों आज इतना हमारे लिए जो है प्रशंसा के बोल बोले जा रहा है।
दूसरा, हमारा अहंकार पुष्ट होता है अगर उसको हम वैसा ही मान लेते हैं सब, तो अहंकार पुष्ट होता है। अपने को दूसरे से विशेष या भिन्न देखना हम शुरू कर देते हैं, ये दूसरी कठिनाई होती है। तो हमारा ईगो, हमारा अहंकार पुष्ट होता है। तीसरा, ये भी कई बार होता है कि आपने अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के हमारे बारे में कुछ कहा ना, तो एक भय शुरू होता है कि कल को आपको हमारी सच्चाई पता लगेगी तो आप क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो घर परिवार में, नजदीकी जगहों पर जब हम जी रहे होते हैं ना, और आप बहुत बढ़ा चढ़ा के हमको कुछ कहते हैं, तो ये भय और शुरू हो जाता है हमारा साथ में कि अभी पोल खुलेगी कल, तो क्या करेंगे आप, क्या सोचेंगे आप, फिर क्या होगा हमारा। तो अधिमूल्यन करने पर ये तीनों कठिनाई दिखती है। दूसरा क्यों ऐसा कर रहा है, कौन सा काम निकलवाना चाह रहा है, वहां डाउट जाता है। मान लिया उसको पूरा तो अहंकार पैदा होता है, ठीक है, ईगो पुष्ट होता है, अपने को विशेष मानने की प्रवृत्ति और पुष्ट होती है, पुष्ट होती है। तीसरा, पता है अगर हमको कि मैं ऐसा नहीं हूं और अगला कह रहा है, उसको मान रहा है, ठीक है, सचमुच मान रहा है, तो भय पैदा होता है कि आज नहीं तो कल ये पोल खुल जाएगी उसके सामने, परसों पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसका भय होता है। अधिमूल्यन की जगह पर ये तीनों कठिनाई दिखाई देती है। ये पहला स्टेप समझ में आया कि अधिक आकलन करने की क्या समस्या होती है। कम आकलन करते हैं वो तो किसी को स्वीकार होता ही नहीं है, थोड़ा भी कम बताना शुरू करते हैं वो रुक के सारा जवाब देना शुरू कर देता है। तो आप अगर बच्चा टीवी देख रहा है और आप उसको अगर इस लाइन से शुरू करते हैं कि तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, वो बताना शुरू करता है कि हमारा होमवर्क तुम किए थे क्या, वो बताना शुरू करता है स्कूल हमारे बदले तुम गए थे क्या, वो बताना सारा शुरू कर देता है। मैं भोपाल में था एक शिविर में, तो एक दीदी के बच्चे थे, 8-10 साल के होंगे, हमको लगता है 10 साल के आसपास के। तो दीदी कह रही थी कि वो मोबाइल बहुत देखता है, क्या करें। तो हमने उनको कहा कि जाके उनसे बात करिएगा बच्चे से और ये कहिएगा कि बेटा जब मैं तुमको 2 घंटे से मोबाइल खेलते देखता हूँ, और मजे की बात है अगर 2 घंटा है ना और आपने उसको बढ़ा के 3 घंटा कह दिया, तो बहस इसी बात पर होती रहेगी कि 2 घंटा था कि 3 घंटा, ठीक है, इसी बात पर बहस हो जाएगी। वो आधे घंटे से टीवी देख रहा है और अगर आपने 1 घंटा कह दिया ना, तो इसी बात पे बहस शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसी बात पे बहस शुरू हो जाएगी, बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो अगर 2 घंटे से देख रहा है तो सिंपल कहिए कि बेटा जब 2 घंटे से मोबाइल खेलते देखता हूं ना, तो मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की, आंखों की, पढ़ाई की, बेहतर भविष्य की चिंता होती है। इतना वाक्य उन्होंने कहा नहीं कि बेटा कह रहा है मम्मी चिंता तो मुझे भी होती है तुम्हारी, ठीक, क्योंकि उसको दिखता है कि हम भी मोबाइल में लगे रहते हैं, हमको बेटे का मोबाइल में लगा रहना तो दिखाई देता है, हम ये भूल जाते हैं कि बेटा भी तो हिसाब रख रहा है हमारे मोबाइल में लगे रहने का। तो जैसे ही हम दूसरे का अवमूल्यन शुरू करते हैं ना, ठीक है, वो उसको अपमान की तरह सुनाई देता है और बदले में वो 2 में से एक काम करता है, या तो जस्टिफाई करना शुरू करता है कि ये काम मैंने किया था, ये काम मैंने किया था, ये मैंने ठीक किया था, या बताना शुरू करता है तुम कौन से ठीक हो, तुम कौन सा ठीक करते हो। तो अवमूल्यन अपमान की जगह पर दिखाई देता है। तो खुश हो गए तो राजा बेटा, नाराज हो गए तो नालायक। आप रुक के थोड़ा देखिए, वो सचमुच नालायक है कि कुछ चीजों को कर सकता है, कुछ चीजों को नहीं कर सकता, तो दिखाई देगा कि कुछ चीजों को कर पाता है, कुछ चीजों को नहीं कर पाता है।
हम लोग बार बार कहते हैं अमूल्यन का मतलब है, और नाराज हो जाते हैं ना तो कहते हैं गधा है, उल्लू का पट्टा है। ठीक है, ये भी होश नहीं रहता कि उल्लू किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो अगले को आदमी मानने को भी तैयार नहीं है। गधा कह रहे हैं, उल्लू कह रहे हैं, ये उसका अमूल्यन है, अन्यथा आकलन करना है। अभी अगर देखेंगे ना तो हमारे ज्यादातर जीने में ये तीन में से कोई ना कोई एक होता रहता है। मंच पर की जाने वाली तारीफ अधिमूल्यन से भरी भरी होती है। घर में जीने समय अगले ने कुछ हमारे मन लायक नहीं किया, अवमूल्यन शुरू हो जाता है। मन लायक कोई कर दे, अधिमूल्यन शुरू हो जाता है। मन लायक नहीं करे, अवमूल्यन शुरू हो जाता है। 2-4 बार मन लायक नहीं करे, अवमूल्यन शुरू हो जाता है। तो वही आंखों का तारा बेटा जब अपने मन से शादी कर ले, अपने मन का 2 कोर्स कर ले, यहाँ अवमूल्यन शुरू हो जाता है, अवमूल्यन शुरू हो जाता है। नालायक किसी काम का नहीं है। ठीक, मन का 2 काम कर दे तो बस तुमसे अच्छा कोई नहीं है। 2-3 में से किसी छोर पर हम जीते रहें, ये तीनों ही छोर हमारे रिश्ते को सहज नहीं बनाता है, असहज करता है। अधिमूल्यन चल रहा है एक दूसरे का, उसमें भी हम असहज होते हैं। अवमूल्यन चलता है, उसमें भी असहज होते हैं। अवमूल्यन होता है, उसमें भी असहज होते हैं। रिश्ते की सहजता नहीं आ पाती है 3 में से किसी में। ये बात दिखती है। एक बार के लिए मैं फिर से यहाँ रुक जा रहा हूँ, कोई प्रश्न हो तो आराम से बताइए। और जो मैंने पहले दिन कहा था ना, कोई भी प्रश्न नहीं हो तो इसका 2 ही मतलब होता है, या तो सारी बात समझ में आ रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जी, माइक दे दीजिए, माइक लेके आराम से कहिए। आपने अवमूल्यन पर अभी आए नहीं क्या? हो गया, रिपीट कर देता हूँ। अभी जो हेडिंग है, सम्मान सम्यक ठीक ठीक आकलन करना, यदि हेडिंग को सही मानते हैं तो नीचे गलत लिख रखा है। ठीक कह रहे हैं। और नीचे वाली सही चीजें हम करते ही ऐसा ही हो रहा है, तो हेडिंग मैच नहीं कर रहा, ये कह रहा हूं मैं। ठीक कह रहे हैं आप। जो आप कह रहे हैं उसको मैं दूसरी भाषा में कहूंगा तो ऐसे कह रहे हैं आप कि सम्मान का ठीक ठीक विस्तार होने की जरूरत है। हमारा अगला काम वही है। हमने सोचा कि अपमान के ये उदाहरण पहले लिख दें ताकि उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे हम आज के दिन जो कर रहे हैं उसमें तो अभी के सम्यक आकलन को देखेंगे कि कैसे किया जाए ना, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। जी, तो क्या हो रहा है तो बता दिए, क्या होना चाहिए में अगर देखेंगे या क्या होना सहज है उसको देखेंगे तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अगली स्लाइड उसी की है, अगली स्लाइड उसी की भी है। पर ये गलती पकड़ना जरूरी है कि अभी जो संबंध में जीते हुए हम अधिमूल्यन करते हैं, अधिक आकलन करके कहते हैं, कम आकलन करके कहते हैं, और नाराज हो जाए तो अमूल्यन की जगह पर हम उसको गधा कह रहे हैं, उल्लू का पट्टा कह रहे हैं, ठीक, उसको आदमी मानने को भी तैयार नहीं है। ये सारी जगह अपमान महसूस होता है। और जब भी एक दूसरे का अपमान होगा तो दुख पीड़ा भी होगी, और कहीं ना कहीं फिर आदमी बदला लेने की सोचेगा। फिर वो बदला लेते हुए आदमी को देख के हम कहते हैं कि ये तो हमको दुखी करना चाहता है। हमको ये नहीं दिखता है कि जीने में 10 जगह पर समस्या होती है, कठिनाई होती है, उसमें वो दुखी और परेशान होता है। तो दुखी और परेशान होके मजबूरन जवाब देने का काम करता है। तो संवेदना या मान्यता की जगह से उसकी इच्छा गलत सेट हो जाती है, तो वो अपनी ही सहज स्वीकृति के खिलाफ काम करता है। ठीक वैसे ही
जैसे कि हम भी गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति से बाध्य होकर के कर देते। तो अगर ठीक ठीक आकलन करने जाएंगे मानव का ना, तो ये दिखता है कि मानव जो मैं और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व है, उसमें हमको ये बात समझ में आ गई थी कि शरीर से हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा निर्णय तो मैं में हो रहा है। इसलिए अगर आकलन करने जाएंगे मनुष्य का, तो शरीर के आधार पर आकलन करना ठीक बनेगा कि मैं के आधार पर आकलन करना? मैं के आधार पर आकलन करना बनेगा, क्योंकि मूलतः शरीर तो वैसा ही करता है जैसा मैं निर्णय लेता हूं। तो मैं के आधार पर जब आकलन करने जाते हैं ना, तो ये दिखता है कि लक्ष्य के रूप में हम एक जैसे, मैं भी निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूं, आप भी निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं। तो लक्ष्य के रूप में हम दोनों का लक्ष्य एक जैसा है। आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि हो, मैं भी चाहता हूं मेरी जिंदगी में सुख समृद्धि हो। लक्ष्य हमारा एक जैसा है। इस सुख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने ये देखा था कि मानव, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व, ये चारों जगह पर नियमों को समझ के व्यवस्थित होके जीते हैं तो हम सुखी होते हैं। नियमों को समझे बिना अव्यवस्थित होके जीते हैं तो हम दुखी होते। जैसे ये बात मेरे लिए लागू होती है, वैसे ही ये बात आपके लिए भी लागू होती है कि आप भी जब नियमों को समझ के व्यवस्थित होके जीने का काम करते हैं तो सुखी होते। नियमों को समझे बिना अव्यवस्थित होके जीते हैं तो दुखी होते। तो कार्यक्रम भी हम दोनों का एक जैसा है। मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, ये चारों स्तर की व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना, ये हमारे कार्यक्रम में समानता है। तो लक्ष्य भी हमारा एक जैसा है, कार्यक्रम भी हमारा एक जैसा है, एक जैसा है। क्षमता को अगर देखेंगे, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, जो शुरू में बात किया था, और उसी चारों पर हम एक एक करके बात कर रहे हैं। मानव पर बात किया हम लोगों ने, परिवार पर आज कर रहे हैं, समाज कल लंच के बाद शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो लक्ष्य हमारा एक जैसा है, कार्यक्रम भी हमारा एक जैसा है, ये दोनों में हम समान हैं। क्षमता की जगह पर देखेंगे ना, तो ये दिखता है कि इच्छा, विचार, आशा आप में भी लगातार चल रही है। कुछ न कुछ सोच विचार, जिस पर हम लोगों ने कल भी बात किया था, परसों भी बात किया था, कुछ न कुछ सोच विचार आप में भी लगातार चल रहा है, कुछ न कुछ सोच विचार हम में भी लगातार चल रहा है। तो इच्छा, विचार, आशा आप में भी लगातार है, हम में भी लगातार है। ऐसा नहीं है कि आप में थोड़ा ज्यादा है और हम में थोड़ा कम है। सही समझने जीने की स्वीकृति हमारी भी है, आपकी भी है। सहज स्वीकृति के आधार पर जांच पाने की क्षमता आप में भी है, हम में भी है। ठीक सवाल ठीक ढंग से पूछा जाता है तो जांच परख करके उत्तर आप ही दे देते। आप अगर देखेंगे तो मैंने पहले दिन से भी ये उत्तर नहीं दिया है आपको कि सम्मान ठीक है कि अपमान ठीक है। मैंने तो सवाल पूछा है और अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर आप खुद ही जांच परख करके ये बात का उत्तर दे पाते हैं कि परस्परता में सम्मान पूर्वक जीना ही आपको भी सहज रूप में स्वीकार है। तो इतने पैमाने पर, लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर हम दोनों एक जैसे हैं, इस रूप में दूसरे को अपने बराबर देखना, दूसरे को अपने जैसे मानव के रूप में देखना, अपने बराबर की जगह पर उसको भी पहचान पाना, ये सम्मान का न्यूनतम जगह है। अभी जाने अनजाने हम जब एक दूसरे से बात करने जाते हैं ना,
तो कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा दिखाने का, अपने से कम बताने का, तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैं तुमसे विशेष हूं, मैं खास हूं, इसको सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा जोर से हम अपने को विशेष सिद्ध करने का कोशिश करते हैं, अगला उतना घायल होता है, उतना हमसे दूर जाता है, उतना हमारा दूरी एक दूसरे से बढ़ता चला जाता है। तो ये बात कह रहे हैं कि सम्मान का न्यूनतम जगह है दूसरे को अपने जैसे मानव के रूप में देख पाना, पहचान पाना, पहचान पाना। आप देखिए, आपको अपने बराबर रख के बात करूं तब आपको ठीक लगता है, या आपको अपने से कम बताता रहूं हर बात पर तब आपको ठीक लगता है? ये दिखना जरूरी है। अभी हमको लगता है माला पहना के सम्मान होता है, फूल दे के ही सम्मान होता है, मंच दे के ही सम्मान होता है। सारा माला और मंच देने के बाद भी ना, एक की कुर्सी थोड़ी बड़ी हो जाए और दूसरे की नीची हो जाए, वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। सेंटर में हो कि साइड में हो, उस पर झगड़ा होता है। वो भी छोड़िए, सेंटर में तो पता है कि प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, बगल में कौन बैठेगा उसको लेकर झगड़ा होता रहता है। और ये बगल में बैठने का मतलब इतना ही है कि मैं प्रधानमंत्री जी के ज्यादा करीब हूं तुमसे, मैं विशेष हूं, तुम मेरे जैसे नहीं हो। ठीक है, हमारी कुर्सी ऊंची होने का मतलब मैं विशेष हूं, तुम मेरे जैसे नहीं हो। जितना ज्यादा जोर शोर से हम ये सिद्ध करते हैं कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, अगला उतना अपमान महसूस करता है। घर के छोटे से छोटे निर्णयों में भी हम दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, तुमको क्या समझ में आएगा। हमको लगता है हम तो ठीक ही कह रहे हैं, अगले से पूछ के तो देखिए कि जब उसको सुनाई पड़ता है कि तुमको क्या समझ में आएगा तो उसको कैसा लगता है। ये हम उसको अपने बराबर नहीं मान रहे हैं तो अभी अपमान महसूस होने ही वाला है, होने ही वाला है। तो सम्मान की जो जगह है ना, वो दूसरे को अपने जैसा, अपने बराबर, अपने जैसे मानव के रूप में देखना और पहचानना है। अगले को एक मानव के रूप में हम देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो समानता दिखाई देती है। और ये तीनों जगह पर हम समान हैं ही। हमारा लक्ष्य भी एक जैसा है, हमारा कार्यक्रम भी एक जैसा है, हमारी क्षमता भी एक जैसी है, हमारा पोटेंशियल एक जैसा है, हमारा प्रोग्राम एक जैसा है, हमारा पर्पस या गोल एक। तो जितना ज्यादा हम दूसरे को अपने से कम या नीचा बताने का कोशिश करते हैं, अगला उतना घायल होता है। जितना ज्यादा तर्क देके हम उसको सिद्ध करने का कोशिश करते हैं, अगले को तीर उतना गहरा धंसता जाता है। क्षमता में कम और ज्यादा नहीं हो सकता। जो कम और ज्यादा है उसको हम योग्यता नाम दे रहे हैं, तो उस पर भी बात कर ही देता हूं कि जो कम और ज्यादा है वो तो योग्यता में है। क्षमता तो हम सबकी है कि हम ठीक समझ सकते हैं, ठीक जी सकते हैं, और लगातार सोच विचार हमारे में भी चल रहा है, आप में भी चल रहा है। सहज स्वीकृति आप में भी है, हम में भी है। पर यह क्षमता होने के बावजूद भी जिसने जितना जिस पर काम किया है उतना उसका योग्यता होगा, जिसने जितना कम काम किया है उतना कम योग्यता होगा। तो योग्यता में तो अंतर दिखता है, पर क्षमता हमारी एक जैसी है। तो लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता, ये तीनों में दूसरे को अपने जैसा देख पाने के आधार पर, पहचान पाने के आधार पर दूसरे को भी अपने जैसे मानव के रूप में देखना, ये सम्मान का जगह है। अंतर कहां होता है देखिएगा, तो योग्यता में अंतर होता है। इसमें दो संभावना है, या तो दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है,
या मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार? ये दो ही तो संभावना है। बराबर हो जाए तो ठीक ही है, कोई बात ही नहीं, फिर तो पिछले में चले जाइए, दूसरा मेरे जैसा है। दूसरा जब हमको अपने से अधिक समझदार जिम्मेदार दिखता है तो हम उससे समझने सीखने को तत्पर होते हैं कि नहीं होते? आप जिंदगी में किसी समस्या में उलझे हुए हों और आपको लगता हो कि इनसे बात करके कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ रास्ता निकल जाएगा। आदमी फीस देके भी बात करने आता है, फ्री में तो छोड़िए कि नहीं, फीस देके भी आता है कि पैसा ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा गाइडेंस दे दो क्या करना है। दुकानें चली रही हैं बहुत सारी। तो कोर बात यह है कि जब हमको दूसरा अधिक समझदार जिम्मेदार दिखाई देता है तो मैं समझने को सीखने को तत्पर रहता ही हूं। इस रूप में हम एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, न कि हमारा एक दूसरे से विरोध है। तो आप अगर हमसे अधिक समझदार जिम्मेदार हमको दिखाई देते हैं तो मैं आपसे समझने को सीखने को तत्पर होता हूं, तैयार होता हूं। इस रूप में हमारी आपकी पूरकता है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है ये बात, ये दिखता है? माइक दे दीजिए इनको, एक सवाल और सुन लें। ये जो क्षमता और योग्यता वाली बात है, अभी तक हमने जो सीखा है वो ये है कि क्षमता में कई पैमाने हो सकते हैं। जो वर्तमान में प्रचलन में एक की क्षमता है, इसमें 5 लीटर बर्तन में 5 लीटर कोई लिक्विड आता है, और योग्यता से इसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता। क्षमता को योग्यता के साथ में जोड़ना अभी तक हमने नहीं सीखा है। अब जो योग्यता है वो ये सीखा है अभी तक कि मैंने कोशिश किया, मुझे जो मैथमेटिक्स के जो सवाल नहीं आते थे, आचार्य जनों से, गुरुजन से पूछा, सीखा, वो करने लग गया। अब पहले योग्यता नहीं करने की थी, अब योग्यता करने की हो गई। क्षमता पहले थी इसीलिए आज कर पाए, अगर वो क्षमता ही नहीं होती तो कैसे करते? उसी का अंतर कह रहा हूं। जैसे ईंट पत्थर नहीं समझ सकता है तो आप, आपके गुरुजी, मैं, 20 आदमी और मिलके भी ईंट पत्थर को समझाने का कोशिश करे, उसमें क्षमता ही नहीं है समझने की। वो तो ज्ञान हो गया, उसको जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये योग्यता हो गई। जी जी। पर क्षमता जो थी, क्षमता की भी कोई सीमा होती है कि उसको ये मान लिया जाए क्षमता है तो उसकी कोई सीमा तो होती होगी कि क्षमता में ये बात दिखता है कि अपने सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए जितना समझने का जरूरत है और जितना जीने का जरूरत है उतनी क्षमता तो हम सबकी है। हाँ, सहमत है इससे। बस उतनी ही बात है और क्या। एक पिछली स्लाइड में मुझे थोड़ा सा एक शंका हुई थी, जॉइंट प्रोग्राम जी। तो जॉइंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। करेंगे ना, अभी लौट के आएंगे, करना ही है, करना ही है। अभी चूंकि ये टॉपिक खुल गया है तो इसको पहले क्लोज करता हूँ। सेशन क्लोज करने के पहले उस पर बात कर दूंगा कि दूसरा अगर हमसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तो हमारा ज्वाइंट प्रोग्राम ये बन जाता है कि मैं उससे समझने सीखने को तत्पर रहता हूं। ठीक है, और ये पूरकता है, कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है। आप हमसे अधिक समझदार जिम्मेदार हैं, मैं समझने सीखने को आपसे तत्पर रहता हूं। दूसरी संभावना भी ले लेते हैं, मैं अधिक समझदार हूं दूसरे से। बहुत लोगों को लगता ही है, ठीक है, वहीं से शुरू कर लेते हैं। एक सिंपल सवाल हम सबसे पूछते रहते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक जीने का काम कौन कर पाएगा? जो ज्यादा समझदार होगा कि जो कम समझदार होगा? हाँ, कम वाला ज्यादा सीखने अधिक योग्य होगा। जो अधिक योग्य होगा वो ज्यादा जिम्मेदारी से जिएगा कि जिसकी कम योग्यता होगी वो ज्यादा जिम्मेदारी से जिएगा?
कौन ज्यादा जिम्मेदारी से जी सकता है? जो अधिक समझदार है, अधिक योग्य है, या कम समझदार है, कम योग्य है? अधिक समझदार, अधिक योग्य। ये बात साफ है ना कि नहीं? तो अगर मैं दूसरे से अधिक समझदार हूं तो पहला चीज ये होता है कि मैं जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीता। ठीक, ये प्रमाण है हमारे समझने का। मैं अगर जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से नहीं जीता हूं और फिर दूसरे को बोलने जाता हूं, ठीक, दूसरा कहता है पहले तुम ठीक हो, अभी समझदारी नहीं हुई फिर तो। एग्जैक्टली, ये तो पकड़ना ही पड़ेगा। अभी हमारे सोचने का डिजाइन ऐसा होता है कि समझदार हम अधिक हैं, जिम्मेदारी से तुम ज्यादा जियो। ठीक, हम सबको बताते रहते हैं तुम मेरे साथ ठीक नहीं जीते हो, तुम मेरे साथ ठीक नहीं जीते हो, तुम मेरे साथ ठीक नहीं जीते हो। हम अपेक्षा करते हैं कि ये सब लोग हमसे जिम्मेदारी पूर्वक जिए, समझदार लेकिन हम हैं। शिविर के बाद हमारे एक साथी है भानु जी, वो कहते हैं उनका एक स्टूडेंट जो है वो सेशन करके गया और लगता ही है 4-6-8 दिन सुन लेने के बाद कि हम तो बहुत समझदार हो गए, तो माँ बाप को समझाना शुरू किया। ठीक है, अब माँ बाप को समझाना शुरू करेगा तो 2-4 मिनट में जो होना था वो हो गया। ठीक है, कि वो डांट पड़ी जाएगी, थप्पड़ लगी जाएगा, ये जवाब आ ही जाएगा कि बेटा जितना तुम्हारा उम्र हुआ है ना उतना साल हमारी शादी के हो गए। ठीक है, तो लौट के वो आके कह रहा है कि मैं तो इतना अच्छा समझदारी का बात कर रहा हूं उनसे, सुनते क्यों नहीं हो, ध्यान क्यों नहीं देते? भानु भैया ने उनसे पूछा कि कभी रुक के ये देखो कि घर में जितने सारे काम होते हैं सुबह से शाम तक घर को व्यवस्थित करने के लिए, कितने की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, कितने की जिम्मेदारी घर के बाकी लोगों ने ले रखी? तो बच्चा ईमानदार था, उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ घर में, बल्कि होता यह है कि शाम को कॉलेज से लौट के आ रहा हूँ, अगर मम्मी ने कह दिया सब्जी ले आओ तो हम कहते हैं तुम मंगा लो या भाई को भेज दो। ठीक है, क्योंकि हाथ में वो पॉलिथीन लटका के कौन आएगा सब्जी का। तो जीने की जगह पर स्थिति ये दिखती है कि छोटा से छोटा काम भी हम कुछ नहीं करते, लेकिन समझदारी में हम सोचते हैं कि दूसरे को भाषण देने का काम करेंगे, तो कैसे चलेगा बात? तो उसने पूछा क्या करना चाहिए हमको, तो भानु भैया ने उनको सलाह दिया कि सिंपल इतना काम करो कि घर में देखना शुरू करो कि क्या क्या काम है जिसको तुम जिम्मेदारी से कर सकते हो। ठीक, उसको करना शुरू कर दो। तो अगर बाहर जा रहे हैं तो पूछ ले मम्मी बाजार से कुछ लाना है क्या, तो ला देंगे। ठीक है, घर में अगर अपना बैग उठा के रख रहे हैं कम से कम उसी को तमीज से रख दें, सो के उठ रहे हैं तो कम से कम उसी को फोल्ड करके प्रॉपरली रख दें, चाय बना रहे हैं तो खुद भी पी ले दूसरे को भी पिला दें, बजाय इसके कि बैठ के ऑर्डर देने के कि चाय पहुंचाओ हम तक, और नहीं पहुंचा तो चिल्लाएंगे। घर के सामान्य जीने में भागीदारी करने का काम एक बार शुरू करते हैं ना, दूसरे को दिखना शुरू होता है कि जिम्मेदार है, इससे कुछ पूछा जा सकता है। वही बच्चा 6 महीना बाद लौट के कहता है कि पिताजी को आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण सलाह लेनी होती है, काम करना होता है, तो पहले हमसे पूछते हैं कि बेटा ये करना ठीक रहेगा क्या? कौन माँ बाप है जो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा समझदार और जिम्मेदार हो जाए, तो उससे पूछ के चले। आपको कहीं भी दिखता है कि इससे बात करके कुछ अच्छी सलाह मिलेगी तो लेते ही। गलती हमसे क्या होती है कि हम सारी सूचना को इकट्ठा करके उसके आधार पर जीने के बदले उसी सूचना का उल्टी करना शुरू करते हैं दूसरे के साथ, और हमको लगता है कि दूसरा उसको स्वीकार ले और हमको समझदार और विद्वान मान ले। मेरे जीने में अगर वो चीज नहीं आपको दिख रही है, जितना ज्यादा मैं बोलता हूं उतना ज्यादा आप हमसे दूर भागने का काम करते हैं। तो आप देखते हैं इस दरवाजे से हमको घुसते तो आप दूसरे से बाहर निकल जाते। समझदारी का पहला प्रमाण दूसरे को भाषण देना होगा कि खुद ठीक जीना होगा। और मैं कहता हूं कि अगर आपकी समझदारी से आपका ही जीना ठीक नहीं हो रहा है तो वो समझदारी लेके मेरा जीना कौन सा ठीक हो जाएगा जी? जो दवा आप ही के ऊपर काम नहीं कर रही, ठीक, वो हम खा भी लेंगे तो हमारा क्या होगा?
जिस दवा से हमारा खुद का ही इलाज नहीं हो रहा, उसको पूरे संसार में बांट भी देंगे तो क्या निकलने वाला है। तो समझदारी का पहला प्रमाण है जिम्मेदारी पूर्वक जीना। मेरे जिम्मेदारी पूर्वक जीने से ना अगले में स्वीकृति बनती है हमारी, स्वीकृति बनती है हमारी, उसके बाद उसको समझने में सहयोग करने का काम किया जा सकता है। आप में स्वीकृति ही नहीं हो हमारे प्रति और मैं समझाने के काम को शुरू करूंगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और जो आप में स्वीकृति बनती है मेरी ना, वो मेरे बोलने से नहीं बनती है, जीने से बनती है। खास करके जिनके साथ आप रोज रह रहे हैं ना, वहां तो जीना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हमको पहले से नहीं जानते, मैं आपको पहले से नहीं जानता हूं, बोलने भर से काम चल सकता है। बोलने भर से भी काम तभी चलेगा जब ये 8 दिन भी हम आपका अपमान नहीं करें। अभी हम अपने बोलने में अपमान और विरोध ले आए ना, थोड़ी देर में हॉल खाली होता हुआ दिखाई दे देगा, थोड़ी देर में हॉल खाली होता हुआ दिखाई दे देगा, एक एक करके आदमी निकलना शुरू कर देंगे। तो ये दिखना जरूरी है कि अगर मेरे जीने में वो चीजें नहीं हैं, सिर्फ भाषा से बोल के हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो उल्टे कटोरे में पानी भरने का प्रयास है। और किसी का जो कटोरा सीधा होता है, हमारे सम्मुख होता है, हमारी तरफ होता है, ये मेरी भाषा से नहीं होता है, मेरे आचरण और व्यवहार से होता है। भाषा में मैं खूब अच्छा सम्मान और स्नेह को एक्सप्लेन कर दूं, जीने में आपको कदम कदम पे अपमान करूं और विरोध करूं, आप रहना चाहेंगे हमारे साथ? नहीं चाहेंगे। बल्कि और अच्छा बोलते देखेंगे सम्मान और स्नेह ना, तो आपका गुस्सा बढ़ेगा। नालायक जीने में तो जिंदगी नरक किए हुए है, यहाँ मंच पर भाषण बढ़िया दे रहा है। बिल्कुल। तो हमारे समझने का प्रमाण है हमारा जिम्मेदारी पूर्वक जीना, और हमारे जिम्मेदारी पूर्वक जीने से अगले की स्वीकृति बनती है हमें, ये कटोरे का सीधा होना है। एक बार आपकी स्वीकृति बनती है तो 2 बात भी कहेंगे तो 2 बात जाएगी। उल्टा जब तक है कटोरा ना, सामने बैठा हुआ आदमी अपमानजनक 4 बातें कहिए, जूनियर है आपका, उठ के नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बैठे हुए भी सुनेगा नहीं, कान बंद हो जाता है अंदर, ठीक है। अंदर तो सारा गुस्सा चलता रहता है कि अपना तो कुछ देखते नहीं हो, हमारे ऊपर खाली भाषण देते रहते हो, हम ही सस्ता मिल गए हैं बोलने के लिए, जाके उसको बोल के देखो ना। ये सारा अंदर वो चलना शुरू हो जाता है, रिएक्शन, सुनाए भी कुछ नहीं देता आगे। तो अगले का जो कटोरा सीधा होना है ना, वो होता है हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे जीने से, न कि हमारे बोलने भर से। और कटोरा सीधा होगा ना, तो आंगन में 2 बूंद बारिश होगी तो 2 बूंद पानी तो जाएगा। कटोरा उल्टा रखा हुआ है, बारिश कितनी भी हो जाए सावन की मूसलाधार, बूंद भर भी अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। बगल में खड़े रहेंगे ना, तो कटोरे पे पर के छींटा और पड़ता है, कपड़ा पूरा खराब हो जाता है। देखे, उल्टा बर्तन रखा हो ना और पूरा छींटा पड़ता है, पूरा कपड़ा खराब हो जाता है, बूंद भर भी अंदर नहीं जाता है। हमको लगता है अंदर नहीं जा रहा है तो 4 भाषण और दे दें। पहले दिन 10 मिनट बोले थे, आज आधा घंटा बोलेंगे। कुछ नहीं जाने वाला है जी अंदर। कटोरा सीधा होना जरूरी है, उसके बाद कुछ अंदर जाएगा, उसके पहले नहीं। तो समझने समझाने की प्रक्रिया में अगर हम समझाना चाहते हैं किसी को, तो उसका पहला जगह है हमारा जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीना। हमारे ही जीने में वो जिम्मेदारी नहीं दिखेगी, वो सही भाव नहीं दिखेगा, अगले को लगता ही नहीं है कि हम समझदार हैं, और अगले को लगेगा नहीं कि हम समझदार हैं, तो ध्यान भी देगा हमारी बात पर क्या? सुनेगा ही। और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे आचरण में जी रहे हैं, वही, और दूसरा नहीं करता उसको वही। अगर हमको लगता है कि हम अच्छे आचरण में जी रहे हैं ना,
तो मजे की बात है कि आचरण, आपस में बात करेंगे तो नहीं सुनाई देगा भैया, छूट जाएगा। कुछ भी पूछना हो तो माइक लेके हमसे पूछें। आपस में बात करेंगे तो आपको भी नहीं सुनाई देगा, 10 और लोगों को भी नहीं देगा, और मेरा बोलना व्यर्थ है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं चुप रहना पसंद करूंगा उतनी देर के लिए। माइक ले ले प्लीज। आचरण एक ऐसी चीज है जो बाहर से भी बहुत साफ साफ दिखता है। समझदारी आपके अंदर क्या है नहीं है, वो दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो। आचरण एक ऐसी चीज है जो बाहर से दिखता है। तो हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा टोन, हमारा लहजा, हमारा तरीका लगातार अगले को बता रहा होता है कि उसके प्रति सम्मान का भाव है कि अपमान का, स्नेह का भाव है कि विरोध का। अगर अगले को लगातार अपमान और विरोध लग रहा है और हमको नहीं पता चल रहा है, इसका तो इतना ही मतलब है कि मैं अपनी तरफ देखने का काम नहीं कर रहा। मैंने अपनी तरफ से आंख बंद कर रखा है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अन्यथा आचरण ऐसी चीज है जो बहुत साफ साफ पता चलती है। अगर वही नहीं पता चलता तो आदमी को दुख भी क्यों होता, परेशानी भी क्यों होती, पीड़ा भी क्यों होती। दुर्भाग्य इतना ही है कि हम सब दूसरे के आचरण को तो लगातार देखने के अभ्यस्त हो गए। नजर का एक हिस्सा, ध्यान का एक हिस्सा अपनी तरफ नहीं मुड़ता है तो अपना पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। अपना पता नहीं चलता है। ध्यान को मोड़ेंगे तो आचरण तो बहुत साफ दिखेगा। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं कि नॉर्मल में आपको दिखाई देता है। मैं आपको आरोप की भाषा में बात कर रहा हूं या सम्मान के साथ अपने बराबर रख के बात कर रहा हूं, ये दिखाई देता है। मैं आपको नीचा दिखाने का काम कर रहा हूं कि अपने जैसा स्वीकारता हूं, ये दिखाई देता है। और छोटा से छोटा बच्चा भी इसको जज करता रहता है। 2-3 साल का बच्चा भी किसकी गोद में जाएगा और किसकी गोद में नहीं जाएगा, वो चेहरा देख के जज करता है। आपके चेहरे, हाव भाव, तरीकों से वो जज करता है कि जाना सुरक्षित है कि नहीं। 6 महीने का है ही ऐसा, जज करता है। तो ये पता चलने का काम होता ही है। अगर हमको लग रहा है कि हम ठीक हैं तो वो जीने में अगर आ गया है तो जीने में तो दूसरा भी देख पाता है। अगर मैंने 4 दिन में कुछ भी अपमानजनक आपको कहा होगा ना, तो आप देख के बता देंगे कि श्याम ये बात तुमने ठीक नहीं कही, हमको बता देंगे आप। क्योंकि आपको अपना दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो, हमारा तो दिखेगा जी, क्योंकि दूसरे का तो सबको दिखता है। तो हमारे टोन में, हमारे लहजे में, हमारी शैली में, हमारी भाषा में जैसे ही अपमान जाएगा ना, आप बता देंगे कि श्याम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा, ऐसे बात नहीं करना होता है, ये तो तुम मेरा अपमान कर रहे हो, ये तो विरोध दिख रहा है। तो गलती हमसे ये होती है कि समझदार हम अपने को अधिक मानते हैं, जिम्मेदारी की अपेक्षा अगले से अधिक करते हैं। समझदार हम अपने को अधिक मानते हैं, जिम्मेदारी की अपेक्षा हम दूसरों से अधिक करते हैं। हमारी समझदारी है तो हम ज्यादा जिम्मेदारी से, ठीक भाव से जीते हैं। और फिर दूसरे को समझने सीखने में सहयोग करने के लिए मैं तत्पर रहता हूं। तो मेरे आचरण से, मेरे जिम्मेदारी पूर्वक जीने से जब उसका कटोरा सीधा होता है ना, तो समझना सीखना चाहता ही है हमसे। उस समय हम सहयोग करने का काम कर सकते हैं। ये पहले नंबर को बाईपास करके जो हम सीधा दूसरे पे काम करना चाहते हैं ना, गाड़ी का सारा एक्सीडेंट वहां होता है। जीने में जिम्मेदारी हमारे दिखाई नहीं दे, भाषा में बोलने भर का काम हम करेंगे, किसी को आश्वस्ति नहीं होती जी, किसी को नहीं होती। तो सार बात ये लिखी हुई है कि इस पूरी दृष्टि से देखिएगा ना, तो दिखता है कि लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर दूसरा मेरे जैसा है,
और योग्यता की जगह पर हम एक दूसरे के पूरक हैं। वो अधिक समझदार जिम्मेदार है तो मैं समझने सीखने का काम करता हूं। मैं अधिक समझदार जिम्मेदार हूं तो मैं अधिक जिम्मेदारी से जीता हूं, और जब उसका मन बनता है उस आधार पर तो उसको समझने सीखने में सहयोग करने का काम भी कर देता हूं। इस रूप में हमारा ज्वाइंट प्रोग्राम एक दूसरे के लिए पूरक हो पाता है, सहयोगी हो पाता है। लौट के इस पर आता हूं, एक स्लाइड जो और है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे थोड़ा और कंट्रास्ट पता चल जाएगा। अभी सम्मान के नाम पर ज्यादातर समय हम भेद कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, और सारे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है तुम मेरे जैसे नहीं हो। तो आयु के, शरीर के आधार पर जब करते हैं तो आयु के आधार पर तुम बच्चे हो चुप रहो, वंश के आधार पर इसी वंश वालों को बुद्धि है दूसरों को नहीं है, जाति के आधार पर ये जाति श्रेष्ठ होती है वो नहीं होती, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर पुरुष होशियार होते महिलाएं नहीं होती, या महिलाएं होशियार होते पुरुष नहीं होती, सुविधा के आधार पर धन वालों का सम्मान, देखिए निर्धन को स्वीकार होता है कि नहीं, अधिक धन होने के आधार पर कोई आपका अपमान करे आपको स्वीकार होता है कि, अधिक पद होने के आधार पर कोई आपका अपमान करे स्वीकार होता है क्या, आयु अधिक होने के आधार पर, वंश भिन्न होने के आधार पर, जाति भिन्न होने के आधार पर, लिंग भिन्न होने के आधार पर कोई हमारा अपमान करे हमको स्वीकार होता है क्या, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, डिग्री अधिक है इस आधार पर, भाषा अंग्रेजी बोल लेता है या चार और बोल लेता है, जन्म स्थान कहीं और है, इनमें से किसी भी आधार पर जब हम भेद करने जाते हैं सम्मान के नाम पर, डिफरेंशिएट करने जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने जाते हैं सम्मान के नाम पर, और दूसरे को नीचा बताते हैं, वो स्वीकारता है क्या? हमको कोई नीचा बताता है इस आधार पर हमको स्वीकार होता है क्या? अधिक धन वाला व्यक्ति मेरे पास कम धन होने के आधार पर हमारा अपमान करे हमको स्वीकार होता है क्या? अधिक पद वाला व्यक्ति हमसे तमीज से बात नहीं करे हमको स्वीकार होता है क्या? किसी एक धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हमसे ठीक ढंग से नहीं बात करे हमको स्वीकार होता है क्या? हमसे अधिक डिग्री वाला व्यक्ति हमको मानुष्य मान के नहीं बात करे, हमको अपने से नीचा बताए बात बात पर, हमको स्वीकार होता है क्या? वो जो तीसरे दिन में बता रहा था ना, डिग्री अधिक होने के आधार पे अगर आप पत्नी को ये बताने जाएंगे कि तुमको कुछ नहीं आता है तो वो भी अपना अवसर ढूंढ लेगी ये बताने का कि तुमको क्या आता है। तो अभी जाने अनजाने सम्मान के नाम पर हम अलग अलग तरह से भेद कर रहे होते हैं, भेद कर रहे होते हैं, और इसमें से कोई भी भेद आदमी को स्वीकार नहीं होता है, एक भी भेद आदमी को स्वीकार नहीं होता। हर भेद की चोट लगती है, इसलिए वो सबके खिलाफ में आंदोलन चलता है। आयु के आधार पर भेद करेंगे तो जनरेशन गैप का आंदोलन चलेगा, वंश के आधार पर भेद करेंगे गोरे काले का आंदोलन पूरे देश दुनिया में चल रहा, जाति के आधार पर भेद करेंगे बिहार यूपी सबसे बड़ा उदाहरण है, दक्षिण भारत में भी दिखाई देता है आंदोलन चलते हुए। जेंडर के आधार पर भेद करेंगे महिला सशक्तिकरण के आंदोलन चलेंगे, धन के आधार पर भेद करेंगे धनी और निर्धन के बीच झगड़ा होगा, पद के आधार पर भेद करेंगे अधिकारी और आम आदमी के बीच झगड़ा दिखाई देगा, धर्म के आधार पर भेद करेंगे अलग अलग धर्म में झगड़ा दिखाई देगा, डिग्री के आधार पर भेद करेंगे, भाषा के आधार पर भेद करेंगे, जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेद करेंगे, झगड़ा होने की गारंटी है। ये सब अपमान के खिलाफ आंदोलन होने की गारंटी है, क्योंकि अपमान किसी को स्वीकार नहीं है, आंदोलन किसी को स्वीकार नहीं करेगा ही आदमी, अपमान होगा तो उसके खिलाफ में आंदोलन करेगा ही, विरोध करेगा ही। तो जाने अनजाने सम्मान के नाम पर जो तरीके आज हमने बना लिए हैं ना,
वो दूसरे को अपने जैसा देखने के बदले हर तरह से बताते रहते हैं कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, नहीं हो। तो अब आराम से रुक के देखा जाए कि हम सम्मान के नाम पर दूसरे को अपने जैसा देखने का, योग्यता में परस्पर पूरक होने का ये कर रहे हैं या अधिमूल्यन अवमूल्यन अमूल्यन कर रहे हैं, और इन पैमानों पर हम सम्मान के नाम पर भेद कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे को अपने से नीचा अपने से कम बताने का काम कर रहे हैं। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, एक बार उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के पहले हम इसको क्लोज करके चलना चाहते हैं, लौटेंगे तो स्नेह शुरू करेंगे। कल का दरवाजा खुला है, कल के लिए दरवाजा खुलेगा ना, हम थोड़ा जा रहे हैं जरूरी काम। जी जी, सम्मान के तरीकों के साथ में उसमें भाव भी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, मूल मुद्दा तो भाव का है। वो भाव नहीं हो और बड़े बड़े गिफ्ट लाके भी हम आपको दें, खालीपन महसूस होता है, खालीपन महसूस होता है। सम्मान भी तो एक भाव है ना? जी, सम्मान स्वयं में एक भाव है, भाव है। कई बार हम तरीका तो बता देते हैं लेकिन फिर उसमें भाव ही नहीं आ रहा, तो भाव भी बताना जरूरी है। एग्जैक्टली, सहमत हूं मैं कि सम्मान का मतलब बाहर पैर छूना या हाथ जोड़ना या नमस्ते बोलना भर नहीं है। अंदर वो भाव होना मुख्य बात है, उसके साथ हाथ जोड़ना या नमस्ते बोलना स्वाभाविक सी बात है, करते ही है। ये सम्मान को व्यक्त करने का तरीका है, न कि सम्मान है। सम्मान तो अपने अंदर होने वाला भाव है। अगर उसको आयु, वंश, जाति, लिंग, धन, पद, धर्म, संप्रदाय, डिग्री, भाषा, जन्म स्थान और 4 चीजें जोड़ लीजिए, इन आधारों पर अगर हमने सम्मान को जोड़ दिया है तो अपने से रुक के पूछा जाए कि सम्मान है कि भेद है। और इस आधार पर दूसरा जब हमको कम बताता है तो हमको स्वीकार होता है कि नहीं होता है। ये बात को बार बार पलट के देखा जाए। तो 3 मुख्य बात मैं कह रहा हूं। पहली बात तो ये कह रहा हूं कि इस आधार पर हम जितना सम्मान करते हैं उतना भेद होता है समाज में, उतना समाज और परिवार खंड खंड में बंटता है, टुकड़े टुकड़े में बंटता है, अखंड होने के बदले। इनमें से जिनको भी हम सम्मान का आधार बनाते हैं चोट पहुंचती है, समाज खंड खंड में बंटता है, टुकड़े टुकड़े में बंटता है और सम्मान के नाम पर भेद होता है। पहली बात तो ये कह रहा हूं। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अभी ज्यादातर समय हम अपने जीने में अधिमूल्यन, अवमूल्यन और अमूल्यन कर रहे होते हैं। अधिक आकलन, कम आकलन, अन्यथा आकलन कर रहे होते हैं। वो भी हमको एक दूसरे के साथ जीने में असहज करता है, अपमान महसूस होता है, सहजता महसूस नहीं होती है, नॉर्मल नेचुरल स्टेट नहीं महसूस होता है, एब नॉर्मल अननेचुरल स्टेट महसूस होता है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मानव को ठीक ठीक समझते हैं तो लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर दूसरा मेरे जैसा है, इस रूप में दूसरे को अपने समान स्वीकार पाने का जो भाव है, इसका नाम सम्मान है। दूसरे को अपने समान देख पाने का, अपने समान स्वीकार पाने का, अपने जैसा देख पाने का जो भाव है, इसका नाम सम्मान है। और लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता, ये तीनों जगह पर हम समान हैं ही। फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि वो क्षमता को योग्यता में बदलने का काम
कोई थोड़ा जल्दी कर लिया है, कोई थोड़ा लेट से करता है, कोई थोड़ा ज्यादा कर लिया है, कोई थोड़ा कम करता है। तो योग्यता की जगह पर भी अगर कम ज्यादा है तो झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा नहीं है। अधिक योग्य हमको दिखता है, अधिक समझदार जिम्मेदार दिखता है, तो मैं समझने सीखने को तत्पर रहता हूं, इस रूप में हम पूरक हैं। मैं अगर अपने को अधिक समझदार देखता हूं तो पहली जरूरत है मेरे जिम्मेदारी पूर्वक जीने की। अगर मैं जिम्मेदारी पूर्वक जीने का काम नहीं कर रहा हूं तो दूसरे को समझदारी लगती ही नहीं है कुछ हमारी, और है भी नहीं हमारी, है भी नहीं हमारी। वो दवा खा के हमारा रोग मिट नहीं रहा है, हम कह रहे हैं हम दुनिया भर में बांटेंगे। बांट लो जी, जैसे बीमार तुम पर हो वैसे बीमार दूसरा रहेगा, और क्या होने वाला है। तो चौथी बात ये कह रहा हूं, पहली बात कही कि जितने भी तरह के भेद करते हैं वो स्वीकार नहीं होता। दूसरी बात कह रहे हैं कि ठीक ठीक आकलन के बदले अधिमूल्यन अवमूल्यन अवमूल्यन करते हैं तो अपमान की तरह जाता, सहजता नहीं रहती। तीसरी बात कह रहे हैं कि सम्मान का मूल मतलब दूसरे को अपने जैसा देख पाना है, क्योंकि लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता में हम एक जैसे हैं। और चौथी बात ये कह रहे हैं कि योग्यता में हम कम हैं तब भी, हम ज्यादा हैं तब भी, हम एक दूसरे के लिए पूरक हैं, पूरक हैं। बशर्ते अगर हम अधिक समझदार हैं तो उसके प्रमाण में हम जिम्मेदारी पूर्वक जीने का काम करते हैं, न कि सिर्फ दूसरे को कैसे जिया जाए ये भाषण देने का काम करते हैं। कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो बताइए, उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो उम्र में भी अगर छोटा हो जी, और कोई मतलब मेरे पैर छूता है, क्या मुझे सम्मान दे रहा है, भाव दे रहा है, क्या कर रहा है? वही क्या भले को नेता सही है, बहुत है। देखिए, उम्र के आधार पर अपने से बड़ों का पैर छू करके सम्मान व्यक्त करना अच्छी बात है, करना ही बनता है। लेकिन उसी छोटे से आप अपमानजनक ढंग से बोल के देखिए, उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो सम्मान को व्यक्त करने का ढंग अलग अलग हो सकता है। बड़ों के लिए पैर छूना ढंग हो सकता है, किसी के लिए नमस्ते बोलना ढंग हो सकता है, किसी के लिए आशीर्वाद देना ही ढंग हो सकता है, किसी के लिए ठीक से बोलना ही ढंग हो सकता है। वो ढंग अलग अलग हो सकता है अलग अलग परिस्थिति में। लेकिन अपने बच्चे को भी जो 8-10 साल का हो गया हो, अपमानजनक ढंग से कुछ कह के देखिए, जवाब देता है कि नहीं देता है? देता है, दिखता है नहीं। तो सम्मान व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मेरा पैर छूता है तो हम भी उसका पैर छुएं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारी अभिव्यक्ति, हमारा टोन, हमारा लहजा, हमारा ढंग, ये सब बता रहा होता है कि हम सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। आशीर्वाद भी सम्मान ही है। आशीर्वाद भी एक तरह से सम्मान को ही व्यक्त करने का ढंग है। जैसे अगर हम किसी से तू करके बोलेंगे छोटे बच्चे से, तो तू करके ही बात करेगा, है ना? करके बोलेंगे तो जी करके ही बोलेगा। बिल्कुल, उसका नाम भी लेना है, अगर आप जी लगाकर बोलेंगे तो उसी तरह से सम्मान करेगा सारा, है ना? हम लोगों का रायपुर में एक स्कूल चलता है अभिभावक विद्यालय के नाम से। उसमें ये बात हो रही थी कि बच्चे आपस में जो है, आपस में बात करेंगे तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा, प्रश्न यहाँ पूछेंगे तो बात हो पाएगी जी। तो हम लोगों का जो स्कूल है रायपुर में ना, उसमें ये बात हो रही थी कि बच्चे आपस में भाई जी और बहन जी कह के बात करें, ठीक। तो ये समझ में आया कि शुरू तो तब होगा जब टीचर जो है वो बेटा जी और बेटी जी से संबोधन शुरू करेंगे ना, तभी बच्चा भी अध्यापक जी या अध्यापिका जी या भाई जी या बहन जी सीख पाएगा। अगर हमारे ही आचरण में वो नहीं है तो अगले का सीखना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। तो सम्मान को व्यक्त करने का ढंग अलग अलग हो ही सकता है, ढंग एक हो इसकी जरूरत नहीं है। अंदर वो भाव होना जरूरी है। भाव नहीं हो, गिफ्ट तो हम आज भी दे रहे हैं जी एक दूसरे को, लेकिन वो भाव नहीं है तो तृप्ति नहीं मिलती है। गिफ्ट का अंबार जमा होता रहता है, तृप्ति खाक नहीं मिलती। विचार किया जाए, आराम से लंच के बाद मिलते हैं। कोई सवाल होगा तो बात करेंगे, नहीं तो आगे के भाव पर शुरू करेंगे। नमस्ते।